है। ऐसा तो नहीं है कि हीमोग्लोबिन खुद टिश्यू के अंदर जाएगा और वहां से ब्लड को लेकर CO2 को लेकर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, CO2 खुद आएगी, हीमोग्लोबिन से उसको क्या होगा, लगाव होगा, प्रेम प्यार नहीं होगा। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी। डन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आपका स्वागत है यहाँ पर एक बार फिर से। पढ़ने के लिए आए हो इसलिए स्वागत कर रहे हैं, बिना पढ़ने के लिए आए हैं तो कोई स्वागत नहीं है। ठीक है, अब बिना पढ़ने के लिए भी आए हो तो ठीक है, लाइक कर ही देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, गैसेस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था कल की क्लास में। ठीक है, आज अपन दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट भी ऑक्सीजन के समान ही होगा, लेकिन वहां पर और यहां पर एक बड़ा अंतर है। हमने देखा था कि मैक्सिमम ऑक्सीजन किसके साथ में जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ। कितना, 97%, जबकि CO2 ज्यादातर उसके साथ में नहीं जाती है। इधर देखो, मैक्सिमम CO2 जो है लगभग कितनी, 70% CO2 किस रूप में जाती है, बाइकार्बोनेट फॉर्म। किस फॉर्म में जाएगी, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। फिर 7% जो CO2 है वो किस रूप में जाएगी, डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक है, पीछे कितना बचा, 70 और 7, 77, 100 में से 77 गया, 23%। वेरी गुड, क्या फास्ट कैलकुलेशन की। तो मतलब 20 से लेकर 25% CO2 जो है वो किसके साथ में, विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इस आंकड़े को हमको याद रखना है। इस आंकड़े को याद रखने के लिए याद रखना, सत्ते पे सत्ता याद रखोगे, सत्ते पे सत्ता मतलब 70% बाइकार्बोनेट के साथ, 7% डिसॉल्व फॉर्म के साथ बचा हुआ, तो तुम कैलकुलेट कर ही लोगे। पर कौन सा 70 कौन सा सत्ता, इसके लिए याद रखना BHD। क्या याद रखोगे, BHD। PhD होती है उसकी जगह पे BHD। इतना तो थोड़ा ट्रिक काम करना चाहिए। ठीक है, तो B मतलब बाइकार्बोनेट के साथ में सत्ता, हीमोग्लोबिन के साथ में बीच वाला जितना भी पै जो भी बचा है, और डिसॉल्व फॉर्म में सत्ता। ठीक है, आसान, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान चीजें है। अब अपन बारी बारी से इसके बारे में तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, इन दोनों के बारे में बात करनी है। बाइकार्बोनेट फॉर्म के साथ किस तरीके से जाएगी और हीमोग्लोबिन के साथ में किस तरीके से जाएगी। तो अपन पहला बात कर रहे हैं CO2 transport with hemoglobin। हीमोग्लोबिन के साथ CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली चीज, CO2 और हीमोग्लोबिन के साथ में, CO2 और हीमोग्लोबिन जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है, वहां पर मैंने बोला था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो यहां पर क्या होना चाहिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। ये यहाँ पे बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बात समझ में आई। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बनता है साहब, साहब को भी नहीं पता है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विथ कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड के साथ में क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन विथ CO2। ये दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद रखना। ठीक है, चलिए अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैसा होता है, चेरी रेड कलर का कंपाउंड होता है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने को रोकेगा। ऑब्वियसली हमने कल बात किया था कि CO2 ज्यादा होती है तब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी किसको रोकेगा, अफेक्ट्स HbO2।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन को रोकता है। और किस तरीके का कंपाउंड है? चेरी रेड कलर का कंपाउंड। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना है या CO2 और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होनी है, दैट इज डिटरमाइंड बाय PCO2। PCO2 क्या है? CO2 का पार्शियल प्रेशर। कल हमने बात की थी, कल की बात वापस से याद रहनी चाहिए। अगर ढंग से देखा है तब तो आएगा। हाँ, जो भी बीच में से लेक्चर देखना स्टार्ट कर देंगे, स्टार्टिंग के नहीं देखे बेटा, अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने पहले के लेक्चर अगर अटेंड किए हैं तो आएगा, नहीं तो क्योंकि आंशिक जैसे पार्शियल प्रेशर आया तो पार्शियल प्रेशर पहले की क्लास में मैंने पढ़ाया है, वहां से तुमको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो तुम जाके देखो उसको। अफेक्टेड बाय PO2। अगर PO2 ज्यादा है तो PCO2 टूटेगा। सही बात है, वहां पे भी तो यही बोल रहे थे कि PCO2 ज्यादा है तो PO2 टूटेगा। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना किस बात पे निर्भर करता है? ऑक्सीजन के प्रेशर के ऊपर तो निर्भर करता ही करता है, साथ साथ CO2 के प्रेशर पर भी निर्भर करता है। अगर CO2 का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो टूट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो दो जगह पर ये जुड़ाव और टूटाव होगा। वाह, जुड़ाव और टूटाव, ये मैंने नया शब्द निकाला है। ठीक है, तो कभी कभी भविष्य में कोई किताब लिखो कि क्रोमोसोम वर्ड वाज गिवन बाय, ऐसे कैसे टूटाव वर्ड वाज गिवन बाय। हाँ, जुड़ाव कहां पर होगा? टिश्यू साइट पे, जहां पे PCO2 ज्यादा है, PCO2 ज्यादा है और PO2 कम है, वहां पर हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ CO2। इसीलिए CO2 किस में एंटर कर जाएगी? CO2 एंटर इन ब्लड। बात समझ में आई? हीमोग्लोबिन तो ब्लड के अंदर है, ऐसा तो नहीं है कि हीमोग्लोबिन खुद टिश्यू के अंदर जाएगा और वहां से ब्लड को लेकर, सॉरी, CO2 को लेकर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, CO2 खुद आएगी, हीमोग्लोबिन से उसको क्या होगा? लगाव होगा, प्रेम प्यार नहीं होगा। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी। डन। तो इसके साथ में बाइंडिंग हो जाती है। हीमोग्लोबिन बुलाएगा उसको कि अब आ जाओ, अपन आराम से आपस में बाइंडिंग कर सकते हैं टिश्यू साइट में। हाँ, नेक्स्ट एल्वियोली साइट। कौन सी? एल्वियोली साइट पे। एल्वियोली साइट पे भाई साहब तुमको मालूम है कि PCO2 होता है कम और एल्वियोली में ऑक्सीजन की भरमार है, तो वो हो जाती है ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ठीक है, तो यहां पर हीमोग्लोबिन, सॉरी, CO2 रिलीज्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ब्लड से निकल गए और किस में चली जाएगी? एंटर्स इनटू एल्वियोली, लंग्स या एल्वियोली, जहां से बॉडी से बाहर भेजा जाएगा। तो अब ये मत बोलना कि CO2 ने हीमोग्लोबिन को धोखा दे दिया, यहां पे साथ साथ आ गए, यहां से निकल गए। सही टाइम पे चले जाना ही बेटर रहता है। ठीक है, सही टाइम पे चले जाना ही बेटर रहता है। तो ये बात समझ में आई? आसान है, बहुत आसान है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आसान है। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे अपन पढ़ते थे। चलिए, इतनी मेहनत की इसको साफ करने में, उसके बाद अपन दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, CO2 ट्रांसपोर्ट इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। CO2 transport in form of bicarbonate। ठीक है, चलिए, तो अब देखो ये किसकी वजह से ऐसा होगा। CO2 जो एंटर करेगी RBC या प्लाज्मा के अंदर, वाटर के साथ मिलकर एक एसिड का फॉर्मेशन करेगी, जिसको बोल रहे हैं कार्बोनिक एसिड। केमिस्ट्री में ऐसे ही तो पढ़ते हो तुम, कार्बोनिक एसिड बना, फॉस्फोरिक एसिड बना, और कौन कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड बना, वो सब आता है मेरे को। कभी कभी मन करता है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा लूं, पर फिर मेरे को लगता है, फिर मेरे को ला शेटेलिए याद आ जाता है। एक कोई है ना, ला शेटेलिए ऐसा करके कुछ नाम है, H2CO3, फिर वो टूट जाएगा, फिर बना ही क्यों था। ठीक है,
क्योंकि नॉर्मली इस तरीके से सॉल्ट फॉर्म में चले जाते हैं वो, ठीक है। तो यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहां पर भी सेम एंजाइम, दोनों एक ही एंजाइम इन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। चलिए तो बात लिख रहे हैं, सेम एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में यही एंजाइम रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आगे बढ़े चलो, ठीक है। तो बढ़े चलते हैं अपन। हाँ, तो सेम एंजाइम कैटेलाइज, तो किस तरफ कहां पर होगा, इधर देखो, टिश्यू साइट पे क्या होगा, किस तरफ जानी चाहिए रिएक्शन। टिश्यू साइट पे CO2 ज्यादा है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डन, ठीक है। जबकि दूसरा कौन सा है, एल्वियोली साइट। एल्वियोली साइट पे रिएक्शन किस तरफ आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये तो बात समझ में आती है। जब एंजाइम पढ़ेंगे तब मैं तुमको बताऊंगा कि ये एंजाइम जो है वो फास्टेस्ट एंजाइम है, बहुत तेजी से काम करता है, ठीक है। और इसकी स्पीड जानकर तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। प्रोबेबली वह 1 सेकंड के अंदर 60,000 मॉलिक्यूल को या ऐसा कन्वर्ट करता है बहुत तेजी से, क्योंकि बहुत तेजी से काम होना है ना। ब्लड आया है, CO2 छोड़नी है, करके उसको भेजना है, ठीक है। तो इतना तेजी से काम करना है। फास्टेस्ट एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है, इन RBC, और बहुत कम अमाउंट में प्लाज्मा में भी थोड़ा सा प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दोनों डायरेक्शन में इस रिएक्शन को प्रोसीड करते। अब रिएक्शन कौन कौन सी होती है उनके बारे में अपन दोनों बात करेंगे, ठीक है। ये सब बना, लेकिन इनका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा, CO2 किस तरीके से रिलीज होगी, उन सब के बारे में भी अभी बात करना बाकी है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, पढ़ाई करो, आगे की अपन बात कर रहे हैं। अभी तुम इसको नोट करो, नोट करना जरूरी है। नहीं नोट करोगे ये सब इतना आसान आसान कहीं नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट बातें हो रही है, बहुत आसान आसानी से बात हो रही है, ठीक है। नोट करना है, काम आएगा जीवन भर, ठीक। चलिए, ठीक। अब अपन ने बेसिक बातें पढ़ ली है, कुछ रिएक्शंस है और उसके अंदर कुछ कंसेप्ट है, उनको समझना है। एनसीईआरटी बुक में रिएक्शन नहीं है पर कंसेप्ट जरूर लिखे हो। रिएक्शन समझ में आएगी तो कंटेंट भी, कंसेप्ट भी समझ में आएगा। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं रिएक्शन की, कहां पर, एट टिश्यू साइट, क्योंकि CO2 वहीं से अपने को उठानी है। उठानी मतलब वहीं से लेके जाना है, ठीक है। हाँ, शादी में दुल्हन देने गए, दुल्हन उठाने नहीं गए, वहां से ऑब्वियसली वहीं से आएगी। हाँ, अगली बात इधर देखो, थोड़ा ज्यादा ही लाइन खींच लिया इसको, थोड़ा इधर खींचते, 1 मिनट। एकदम सीधी लाइन ही नहीं खींच पाता है मेरा हाथ, मैं नहीं हूं, मेरा हाथ। ये टिश्यू है, डन। तो टिश्यू है, इसके अंदर CO2 बहुत सारी है, CO2, CO2, CO2। ये इसके पास में ब्लड घूम रहा है, बापड़ा ब्लड, क्या है, ब्लड। ये डब्बा क्या है, ये RBC है, और इसके बाहर है प्लाज्मा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टिश्यू के पास जो ब्लड आया उसके अंदर RBC के अंदर एक कंपाउंड बना बनाया आया है जिसका नाम है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फेफड़ों से आया है तो हीमोग्लोबिन क्या लेके आया, ऑक्सीजन, और ये एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए किसके साथ में जुड़ के आया है, ये पोटेशियम के साथ में। तो एक कंपाउंड आया KHbO2, डन। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब CO2 का काम देखो तुम। CO2 हमको मालूम है कितना परसेंट, 7%। ये आसपास सब प्लाज्मा है, ठीक है। 7% CO2 तो डिसॉल्व हो गए,
ये तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो, अब जो लगभग कितना परसेंट, 23% CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ेगी। यहां पर PCO2 ज्यादा है, इसलिए ये कंपाउंड टूटेगा। क्या होगा? ये कंपाउंड टूटेगा। किस तरीके से टूटेगा और उससे क्या क्या रिलीज होगा? इससे एक रिलीज हुआ हीमोग्लोबिन, ठीक है। मैं इसको अलग पेन से ही लिख लेता हूं ताकि दिक्कत ही नहीं रहे। ये बन गया हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ। और क्या रिलीज हुआ इसमें से रिलीज हुई ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? ऑक्सीजन चली जाएगी टिश्यू में। ऑक्सीजन को तो टिश्यू में ही जाना था, कोई दिक्कत नहीं। पीछे क्या बचा? पोटेशियम। मैं इसको जानबूझ के इस तरीके से लिख रहा हूं व्यवस्थित करने के लिए। बताओ कोई दिक्कत नहीं। क्यों टूटा ये? क्योंकि यहां पर PCO2 ज्यादा है और हम जानते हैं PCO2 ज्यादा होगा तो HbO2 टूट जाएगा। वो टूट गया। डन। चलिए अब देखो, ऑक्सीजन जो वहां पर गई, इसके अलावा लगभग हमारे पास कितना परसेंट CO2? 70% CO2, ठीक है। एक काम करते, इसको 70% मान लेते हैं, इसको 23% मान लेंगे ताकि कोई दिक्कत ही नहीं रहे। और एक और चेंज कर लेते हैं ताकि और दिक्कत नहीं रहे। यहां से मैं लिख लेता हूं ऑक्सीजन, यहां लिख लेता हूं हीमोग्लोबिन, ताकि आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। सारा खेल प्रेजेंटेशन का है इसके अंदर, तो मैं कोशिश करूंगा तुमको बेस्ट प्रेजेंटेशन दूं। तो ऑक्सीजन तो कहां चली गई? टिश्यू के अंदर। कोई दिक्कत नहीं, टूटेगा तो 3 कंपोनेंट निकलना, ऑक्सीजन निकलना, हीमोग्लोबिन और पोटेशियम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देख 70% CO2 जो अंदर आई वो किसके साथ में बाइकार्बोनेट बनाएगी? किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम की प्रेजेंस में। और क्या बना लेगी? H2CO3। क्या बना लेगी? H2CO3। और H2CO3 टूट कर क्या बनाएगा? H प्लस HCO3 माइनस, ठीक है। यहां पर एक कंपाउंड है, क्या है? एक कंपाउंड प्रेजेंट है, सॉल्ट, NaCl, जो टूट कर बना रहा है Na प्लस और Cl माइनस। डन। बाइकार्बोनेट को प्लाज्मा में भेज दिया जाता है, ठीक है, तो भेज दिया जाता है प्लाज्मा के अंदर। तो बाइकार्बोनेट की वजह से जो बैलेंस करने के लिए किसको भेज दिया गया आरबीसी के अंदर? क्लोराइड को। किसको भेज दिया गया? क्लोराइड को। ये पोटेशियम और ये क्लोराइड मिलकर एक कंपाउंड बना देंगे KCl। सब कुछ बैलेंस चल रहा है। ये बाइकार्बोनेट और ये सोडियम मिलकर, ये बाइकार्बोनेट और ये सोडियम मिलकर बना लेंगे NaHCO3। क्या बना लेंगे? NaHCO3। डन। तो बाइकार्बोनेट और सोडियम मिलकर बना दिया NaHCO3, इनसे मिलकर बन गया HCl। बचा क्या? बचा हमारे पास CO2, हीमोग्लोबिन और प्रोटॉन, ठीक है। ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, इसका नाम है HHbCO2। क्या बन जाएगा? HHbCO2, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मैं इस प्रोटॉन को यहां पर नहीं ला रहा हूं क्योंकि दिक्कतें बढ़ जाएगी। मैं चलो ले आते हैं तुम्हारे लिए, इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 3 कंपाउंड यहां पर बने। कौन कौन सा? HHbCO2, इसको हाईलाइट कर लेते हैं और अच्छे से। एक दूसरा कंपाउंड बन गया NaHCO3, तीसरा कंपाउंड बना है KCl। ये इतनी सारी रिएक्शन होकर ये सब कहां पर जाएगा? एल्वियोली साइट में जा रहा है। कहां पर जाएगा? लंग्स के पास में जाएगा। ऑब्वियसली ब्लड वापस वहां जाएगा तो ऐसा होगा। सुनो वापस, टिश्यू के अंदर CO2 ज्यादा है तो CO2 60% डिसॉल्व हो गई प्लाज्मा में, 70% ने बाइकार्बोनेट का रूप ले लिया और बाइकार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट आयन है उसको प्लाज्मा में भेज दिया जाता है बनने के बाद। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि वो प्लाज्मा में सॉल्ट बनाकर स्टेबल हो जाता है। तो सॉल्ट किसके साथ बनाता है? NaCl के साथ। तो बाइकार्बोनेट जो बाहर आया उसको बैलेंस करने के लिए किसको भेजा गया? क्लोराइड।
किसको भेजा गया, क्लोराइड को भेजा गया, जो इस पोटेशियम के साथ मिलकर KCl बना दिया। CO2 जो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ती है वो HSbCO2 और उसके साथ में प्रोटॉन मिलकर उसको स्टेबल कर देता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये क्या आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, डन। ये रिएक्शन सारी की सारी कहां पर हुई, टिश्यू साइट के ऊपर। इस तरीके से क्लोराइड का शिफ्ट होना, ठीक है, इसको बहुत सिंपल सी बात में बोले तो इसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। ये तो आसान हो गया, क्लोराइड शिफ्ट। इसको अच्छा नाम दिया जाता है हैम्बर्गर इफेक्ट। हैम्बर्गर आसान। तो किसके लिए इसको भेजा गया है, बैलेंस को, सॉरी आयनिक बैलेंस, आयनिक चार्ज या दूसरी चीजों को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड को प्लाज्मा से आरबीसी में, बाइकार्बोनेट आरबीसी से प्लाज्मा में आ जाता है। तो एक अब एल्वियोली की तरफ जाएंगे तो मैं 3 कंपाउंड लिखूंगा, HHbCO2, NaCO3 और KCl वहां पर मेंशन करूंगा। डन, इसको नोट करो जल्दी से। चलिए, तो हमारे पास आ गया ये चीजें। टिश्यू साइट पे हमने देख ली। दूसरा, एट एल्वियोली, ठीक है, लंग्स के अंदर क्या होगा। तो सपोज करो ये हमारे पास एल्वियोली, इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये सारा कुछ आ रहा है हमारे पास, आरबीसी प्लाज्मा सब आ रहे थे वहां से। बेचारे तो ये भी नहीं है पर फिर भी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या क्या चीजें आ रही थी तुमको मालूम है। एक आ रहा है यहां पर HHbCO2, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एक बन के आ रहा है KCl, अभी पहले वाला डायग्राम देखना, वो बन के आ रहा है। तीसरा चीज जो आ रहा है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि कहां पर है, प्लाज्मा के अंदर। और ये सारी चीजें कहां पर हो रही है, आरबीसी के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहां पर एल्वियोली साइट पे PO2 ज्यादा है, इसीलिए ये टूट जाएगा, और क्या क्या बनेगा इधर देखो। जो CO2 रिलीज होगी वो तो चली जाएगी एल्वियोली में। आसान, यही तो करना था अपने को। पीछे बचा Hb और H+। डन। इसके हाई O2 की वजह से ये भी टूट गए, सब टूट गए। पोटेशियम टूटा तो KCl टूटा, तो पोटेशियम और क्लोराइड अलग अलग आ गया, ठीक है। ये भी टूटेगा तो क्या बनेगा, Na+HCO3-, ठीक है। चलिए, अब देखो, जो ऑक्सीजन अंदर आएगी, वो ऑक्सीजन और CO2 को लेकर, वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर, और साथ में जुड़ेगा पोटेशियम, मिलकर एक कंपाउंड बनेंगे जिसका नाम होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही तो वहां पर जा रहा था, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए सारे टूटे, CO2 रिलीज हो गई, ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ गई। एक और चेंज होगा, यहाँ पे भी तो CO2 है, उसको भेज दिया जाएगा आरबीसी के अंदर, किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म। जैसे ही बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा तो क्लोराइड, अंदर जाएगा तो क्लोराइड बाहर, Na और Cl मिलकर वापस से स्टेबल सॉल्ट बना लेंगे, NaCl। कोई दिक्कत नहीं। ये बाइकार्बोनेट और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना लेंगे, H2CO3। H2CO3 टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, H2O+ CO2 में। रिवर्स डायरेक्शन में अपन ने बोला था कि ये वहां पर होता है, और CO2 एल्वियोली में चली जाएगी। सारी प्रक्रिया बहुत आसान सी प्रोसेस है, जो वहां पर हुआ था उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। वहां पर अपन ने बोला था ये बना था, ये बना था, ये बना था, ठीक है। यहां पर हाई PO2 की वजह से ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। ये टूटा तो इसमें से CO2 रिलीज होकर इसमें चली गई, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ में मिलकर HbO2 बनाया, और वो एसिडिक नेचर का, इसलिए पोटेशियम के साथ में जुड़ गया।
फिर जो बाइकार्बोनेट ये टूटा तो बाइकार्बोनेट वापस से किस में आ गया, आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट को प्रोटॉन के साथ जुड़कर बाइकार्बोनिक एसिड बना दिया, H2CO2 CO2 रिलीज हो गई, बाइकार्बोनेट अंदर आया तो क्लोराइड को वापस से बाहर और स्टेबल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहां पर जो इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ PO2, PO2 का बोलो या फिर HbO2 का बोलो, बात एक ही है। इफेक्ट ऑफ PO2 या HbO2 ऑन डिसोसिएशन ऑफ NaCO3 KCl and HHbCO2 is known as हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोला जाता है, हेल्डेन इफेक्ट बोला जाता है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, CO2 रिलीज होकर वहां पर चली जाती है। तो दो चीजें हमको याद रखना, एक तो क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर इफेक्ट क्या होता है, बाइकार्बोनेट बाहर आता है, क्लोराइड का अंदर जाना क्यों जाता है, टू मेंटेन आयनिक बैलेंस, क्लियर। और दूसरा क्या है, यहां पर डिसोसिएशन होता है इन कंपाउंड का, किसकी वजह से, हाई PO2 या HbO2 के फॉर्मेशन की वजह से। उसको क्या नाम दिया जाता है, हेल्डेन इफेक्ट बोला जाता है। और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है क्योंकि एनसीईआरटी ने क्लोराइड शिफ्ट और हेल्डेन इफेक्ट की बात की है, इसीलिए इन सब को समझने के लिए इतनी सारी रिएक्शन, ये रिएक्शन याद नहीं भी करो तो भी अपने को केवल टू द पॉइंट अगर याद हो जाए तो और भी बढ़िया बात है। टू द पॉइंट क्या याद करना है वो मैं लिख लेता हूं, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। अब देखो टू द पॉइंट क्या याद रखना है, एट टिश्यू साइट हाई PCO2 लो PO2, so formation of HBCO2 NaHCO3 KCl, ठीक है, and dissociation of KHbO2, ठीक है। Bicarbonate moves into plasma, so chloride shift into RBC। उसी को अपन ने क्या बोला था, हैम्बर्गर इफेक्ट। और ऐसा क्यों हो रहा है, टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। डन, इतना याद हो गया तो रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एट एल्वियोली साइट, एल्वियोली में क्या हो रहा है, इधर देखो, हाई PO2 लो PCO2, ठीक, तो HbO2 फॉर्मेशन, and dissociation of HHbCO2, NaHCO3 and HCl, यही तो है। तो यहां पर क्या होता है, हेल्डेन इफेक्ट। और हेल्डेन इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, इफेक्ट ऑफ HbO2 ऑन डिसोसिएशन ऑफ HbO2 NaHCO3 HCl एक्सेट्रा। ये पूरा सार है जो अभी तक अपन लास्ट 15 मिनट में बात किए उनके बारे में। अगर रिएक्शन समझ में आ जाए और वो सारी चीजें समझ में आए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनको लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, हम तो इसको सिंपल सा याद रखेंगे, तो इसको पर हैम्बर्गर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट दोनों जरूर से याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि थोड़ा सा बायोलॉजी वाले बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है ऐसी चीजें, तो मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा।
अच्छे से रिवीजन कीजिए। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट में से सवाल आने की संभावना रहेगी। डन। चलिए